Hello students, you are watching Anuraja Nursing classes and we are going to discuss about a pharmacology topic which is drugs used in urinary system. So let's start our topic. So first of all, we are dealing with the RAS system, which is renin-angiotensin system. Okay, the drugs which are going to act on the RAS system. Okay. So, what are the drugs which are going to act on RAS system is RAS inhibitors. Okay. So, what are the drugs or what are the classifications we are going to learn in RAS inhibitors are ENaC blocker, which is also known as epithelium sodium channel blockers, renin inhibitors, angiotensin converting enzyme inhibitors, mineralocorticoid receptor antagonist, and angiotensinogen receptor blocker. So before learning on the RAS system drugs, first of all, we have to know about the RAS mechanism, right? So before going to this video, please refer the anatomy and physiology book. You can also refer the Ross and Wilson, you can refer the Asthalata, and depending on your choice, you can refer firstly the books and then you can come to our video. Okay, so let's start our topic. First of all, it is epithelium sodium channel blocker. It is the first classification which is also known as the ENaC blocker. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर है वो क्या करेगा. एपिथेलियम मतलब जो हमारे नेफ्रॉन के एपिथेलियम लेयर होगी वहां पे क्या करेगा, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा. ठीक है, और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होना बंद कर देगा. ठीक है, सोडियम चैनल अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो सोडियम रीअब्जॉर्ब दोबारा से बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से सोडियम क्या होगा, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा. तो हम समझ सकते हैं कि हम ये दे क्यों रहे हैं. तो हम ये क्यों दे रहे हैं, हाइपरटेंशन को डिक्रीज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए. ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन को अचीव करने के लिए. ठीक है, तो रास मैकेनिज्म यूजुअली होता कब है, जब बॉडी में हाइपोटेंशन की कंडीशन होता है, जब बॉडी में बीपी लो होता है उस टाइम में बॉडी एक्टिव होती है, ब्लड वॉल्यूम लो होता है उस टाइम पे बॉडी एक्टिव होती है और ब्लड वॉल्यूम एंड बीपी को मेंटेन करती है. ठीक है, और हाँ यहाँ हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें रास को इनहिबिट करना है. ठीक है, इट मीन्स रास इनहिबिट करना है मीन्स कि यहाँ पे ऑलरेडी हाइपरटेंशन का कंडीशन होगा. ठीक है, तो हाइपरटेंशन का कंडीशन होगा विच इंडिकेट्स क्या करना है कि सोडियम बॉडी में ज्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनैक ब्लॉकर दे रहे हैं, सोडियम को बॉडी से बाहर कर रहे हैं. ओके, सो एग्जाम्पल क्या होंगे, एमिलरॉइड 5 mg. ओके, एंड नेक्स्ट ड्रग क्या होगी, ट्राइमेट्रिन कैप्सूल, डोज कितना होगा 50 to 100 mg. वेरी गुड. सेकेंड है हमारा रेनिन इनहिबिटर. रेनिन रास मैकेनिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वाइटल एंजाइम है. ठीक है, तो जो हमारे रेनिन इनहिबिटर्स हैं वो क्या करते हैं, एक्टिव साइट, जो रेनिन की एक्टिव साइट है उसमें जाके बाइंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रेनिन लीवर पे जाके एंजियोटेंसिनोजेन को पे एक्ट नहीं कर पाएगा. एंजियोटेंसिनोजेन पे एक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है, और अगर ये ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, बॉडी में सोडियम रिटेन्ड रहेगा, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा और हमारा एम क्या होना चाहिए, बीपी को लो करना. राइट, सो एग्जाम्पल क्या होंगे, एलिस्किरेन, डोज कितना होगा 150 mg. वेरी गुड. नेक्स्ट है हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स. ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन एंजाइम को, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगा. ठीक है, जो एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब एंजियोटेंसिनोजेन, उसको ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, कैप्टोप्रिल, डोज कितना होगा 6.25 to 12.5 mg. एंड सेकेंड ड्रग क्या होगी, रामिप्रिल, 12.5 mg. ओके, हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन है मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकोइड कौन सा हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन. वेरी गुड. तो ये क्या करेंगे, जो मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है. ठीक है, तो जो मिनरलोकॉर्टिकोइड का रिसेप्टर है, मतलब एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर है, ये वहां पे जाके बाइंड करेंगे और एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को और सिक्रीशन को
इनहिबिट करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, हमारे जो एल्डोस्टेरोन है वो कहाँ पे जाके वर्क करता है? यूजुअली डीसीटी पे जाके, डीसीटी पे और सीटी पे जाके। डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे जाके वर्क करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको क्या करें, रोक दें, तो क्या होगा? सोडियम बॉडी में रिटेन नहीं रहेगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा सोडियम का, सोडियम यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएगा, हम बीपी मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? स्पाइरोनोलैक्टोन, किसका? मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा हमारा क्लासिफिकेशन है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। नाम से ही पता चल रहा है ये ड्रग क्या करेगी? एंजियोटेंसिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको जाके ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन क्या होगा? नहीं रिलीज होगा, नहीं सिक्रीट होगा, और ये क्या करेंगे? एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकेंड के फंक्शन को ब्लॉक कर देंगे। एग्जाम्पल क्या है? टेल्मिस्ट्रॉन 40 mg, वल्सार्टन 20 mg BD। ओके, ट्वाइस अ डे देंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा रास मैकेनिज्म के ड्रग्स में? रास इनहिबिटर्स के ड्रग्स में कितने क्लासिफिकेशन है? बेसिकली 5 क्लासिफिकेशन है। क्या क्या? इनैक ब्लॉकर, रेनिन इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन एंजाइम कन्वर्टिंग इनहिबिटर, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ड्रग्स क्या होंगी? इनैक ब्लॉकर की ड्रग कौन सी है? एमिलड्रॉइड एंड ट्राइमेट्रिन। रेनिन इनहिबिटर एलिस्किरेन। एसी इनहिबिटर्स कैप्टोप्रिल एंड रामिप्रिल। मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर टेल्मिस्ट्रॉन एंड वल्सार्टन। ओके, ड्रग्स एंड उनके क्लासिफिकेशन याद रखना बहुत जरूरी है विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हम रास इनहिबिटर्स दे रहे थे वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, या किस किस एरिया में हमें, या किस कौन कौन से इंडिकेशन में हमें देना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बताया, जब बॉडी में सोडियम की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, सोडियम की वैल्यू ज्यादा होगी, तब हमें क्या करना है? रास इनहिबिटर्स ड्रग देनी है। ठीक है, रास इनहिबिटर्स ड्रग देनी है। क्यों? क्योंकि रास इनहिबिटर्स ड्रग क्या करती हैं? बॉडी में सोडियम जो रिटेन्ड हो रहा है उसके सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को ये क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं, इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से सोडियम क्या होगा? यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी जो भी हाइपरटेंशन का केस होगा उन सब में हम रास इनहिबिटर्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खुद हाइपरटेंशन का केस है तो हम रास इनहिबिटर्स दे सकते हैं। क्रोनिक यूज में हार्ट फेलियर है उसमें रास इनहिबिटर्स ड्रग देंगे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, ऐसे कंडीशंस में देंगे। स्ट्रोक आ गया है जिसको हम CVA भी कहते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ऐसे केसेस में भी देंगे। क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। ठीक है, अगर डायबिटिक रीनल डिजीज है उस केस में भी हमें क्या करना है? रास इनहिबिटर्स देना है। ठीक है, हार्ट अटैक है, ऐसे केसेस में भी हमें रास इनहिबिटर्स ड्रग इंडिकेशन होता है, हमें प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, हमने ये तो देख लिया कि इंडिकेशन क्या क्या थे। अब हमें रास इनहिबिटर्स कब नहीं देना है? ठीक है, तो रास इनहिबिटर्स हमें कब नहीं देना है? तो अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है रास इनहिबिटर्स की ड्रग से, तब हमें नहीं देनी है। प्रेगनेंसी के केस में हमें रास इनहिबिटर्स ड्रग नहीं देनी है। ब्रेस्ट फीडिंग के केस में हमें रास इनहिबिटर्स ड्रग नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि ये मदर एंड चाइल्ड दोनों को ही क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे, हार्मफुल इफेक्ट होगा, कंजेनाइटल डिजीजेस पॉसिबल हो सकती हैं, रिस्क होता है। ठीक है, एंड रास इनहिबिटर्स ड्रग क्या करेंगी? सीवियर हाइपरकैलीमिया कराती हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी से क्या हो रहा है? सोडियम क्या हो रहा है? आउट हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो सोडियम एंड पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन नहीं होगा और पोटेशियम बॉडी में क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रोनिक वे में क्या करेंगी? बॉडी में सीवियर हाइपर कैलीमिया कराने का रिस्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स। क्या क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? तो एक हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन में ही देख लिया, फर्स्ट है हाइपर कैलीमिया। नेक्स्ट, अब बॉडी से सोडियम आउट होता जा रहा है तो क्या हो सकता है? हाइपोटेंशन। वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रोटीनयूरिया होने के चांसेस हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकता है, एंड पेम्फिगस वल्गैरिस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ड्रग है जो कि हमारे यूरिनरी सिस्टम में एक्ट करती है वो कौन सी है? डायूरेटिक। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है, मोस्टली देखने को मिलती है आईसीयू केसेस में, मतलब आईसीयू एरिया में
ICU, MICU, SICU एरिया में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, मोस्ट प्रेस्क्राइब ड्रग्स होती हैं डायरेटिक्स। ठीक है, ये कहाँ पे वर्क करेंगी? ये हमारे नेफ्रॉन पे वर्क करती है। ठीक है, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, राइट? तो ये हमारे नेफ्रॉन पे वर्क करती है। अब नेफ्रॉन के भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे हमारी जो डायरेटिक्स हैं वो वर्क करती हैं। जैसे कि जो डायरेटिक्स सिर्फ PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे वर्क करती है, वो कौन सी है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ठीक है, सेकेंड, जो डायरेटिक्स हमारे लूप ऑफ हेनले में वर्क करती है वो कौन सी है? लूप डायरेटिक्स। ठीक है, जो डायरेटिक हमारे DCT, NCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिव ट्यूब्यूल पे वर्क करती है, वो कौन सी डायरेटिक्स है? थियाजाइड्स एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो डायरेटिक्स हमारे PCT पे भी, लूप ऑफ हेनले पे भी और CT पे भी वर्क करती हैं, वो कौन सी है? ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। वन बाय वन हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। ठीक है, ये कहाँ पे वर्क करती है? हमने पहले ही देखा था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वेरी गुड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? ये क्या करेंगे? PCT के एरिया पे क्या करेंगी? PCT के एरिया पे इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देंगी, मतलब रोक देंगी, ताकि सोडियम रीअब्जॉर्ब ना हो पाए। ठीक है, अच्छा हम डायरेटिक दे क्यों रहे हैं? क्योंकि बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, इस वजह से हमें डायरेटिक्स देनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या करेंगी? सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कम कर देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? सोडियम क्या होता है? अगर सोडियम रिटेन होता है तो बॉडी में एडेमा हो जाता है, राइट? एंड हाइपरटेंशन होता है। तो हम सोडियम को अगर बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन होने से इनहिबिट कर देते हैं तो ब्लड वॉल्यूम लॉस होगा। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। यूरिन का अमाउंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा सिक्रीट होगी यूरिन, ज्यादा रिलीज होगी, तो हमारे बॉडी में जो रिटेन एक्सेस वाटर है वो धीरे धीरे आउट हो जाएगा थ्रू यूरिन। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? तो जो भी जोलामाइड या फिर जो भी अमाइड वाली ड्रग्स होती है उनमें से कुछ क्या होती है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होती है। जैसे कि हमारी 3 ड्रग यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें से कि 2 है जोलामाइड टाइप की। फर्स्ट है एसिटाजोलामाइड, जिसको 2 क्या डोज देंगे? 250 to 375 mg। ठीक है, एंड नेक्स्ट है मेथाजोलामाइड, 50 to 100 mg। नेक्स्ट है डाइक्लोरफेनामाइड। ठीक है, सारी अमाइड वाली ड्रग्स क्या होती है? सारी नहीं, पर हम अमाइड से देख सकते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स हो सकती है। ठीक है, एसिटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड एंड डाइक्लोरफेनामाइड। ओके, कब देंगे हम? तो ग्लोकोमा हुआ है। ठीक है, ग्लोकोमा क्या है? इंट्रा ऑप्टिक प्रेशर बढ़ गया है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर पड़ेगा और ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है। ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एपिलेप्सी क्या होती है? एबनॉर्मल डिस्चार्ज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेशन होता है हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या होता है? कन्वर्जेंस एंड फिट्स आते हैं। ठीक है, इनको हम सीजर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। अगर माउंटेन सिकनेस है हुआ है, ठीक है, उसमें भी हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स दे सकते हैं। अल्कलाइनाइज यूरिन है, ऐसे केसेस में भी हमें यूरिन एक्सेस प्रोड्यूस करनी होती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कब नहीं देना है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर? तो हाइपोकैलिमिया के केस में, एलर्जी के केस में और लिवर डिजीज के केस में नहीं देना है, क्योंकि जो हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स है ये हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स है और लीवर को और डैमेज कर सकती हैं। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा सकती है, साथ ही साथ हाइपोकैलिमिया का कारण बन सकती है। नेक्स्ट है हमारी लूप डायरेटिक्स, जो कि सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब करने वाली डायरेटिक्स होती है। ये क्या करती है? सोडियम पोटेशियम एंड क्लोरीन सिम्पोर्टर जो होता है, प्रेजेंट होता है कहाँ पे? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, उनको क्या करेगी? इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होता है? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम या फिर इनहिबिट होता है और एक्सेस अमाउंट में सोडियम बॉडी से बाहर जाता है, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मैक्सिमम नाइट्रोट्रिक इफेक्ट है, मैक्सिमम अच्छा इफेक्ट देती है ये। ठीक है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है सोडियम का। ठीक है, फास्टर एक्टिंग ड्रग है, शॉर्ट समय में, छोटे समय में, थोड़े समय में बहुत ही अच्छा एक्शन प्रोड्यूस करती है
और साथ ही साथ इसका बेनिफिट क्या है, ये GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, मॉडरेट और सीवियर रीनल फेलियर में हमें लूप डायरेटिक्स को ड्रग ऑफ चॉइस डीओ से भी मानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होगा, फ्रोसेमाइड जिसको हम लैसिक्स भी कहते हैं, कितना डोज देंगे 40 mg, और नेक्स्ट है टॉर्सेमाइड, कितना डोज देंगे 10 to 20 mg। ओके, सो लूप डायरेटिक्स क्या कहाँ पे एक्ट करेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कौन से एरिया चैनल पे, सोडियम पोटेशियम एंड क्लोरीन सिम्पोर्टेड चैनल पे। एग्जाम्पल्स क्या है, ड्रग क्या है, फ्रोसेमाइड 40 mg, टॉर्सेमाइड 10 to 20 mg। वेरी गुड। इंडिकेशन कब कब देना है, तो एक्यूट या क्रोनिक रीनल फेलियर है, या पल्मोनरी एडिमा है, या हेपेटिक एडिमा है, ठीक है, कार्डियक डिजीज है कोई, हाइपरकैल्सीमिया है, ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, लूप डायरेटिक्स दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा, एलर्जी के केस में हमें नहीं देनी है। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी लूप डायरेटिक्स हम दे सकते हैं, बट as per the doctor's prescription, right? Because we are the nurses, we don't have the right to prescribe the drug except when we are the CHO. Okay, so we can't prescribe the drug, so we, as per the doctor's prescription, we can give in the pregnancy also, but main contraindication is allergy. Okay, एडवर्स इफेक्ट्स, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, हाइपोकैलीमिया देखने को मिल सकता है, पोटेशियम का वैल्यू लो हो जाएगा बॉडी में, हाइपोमैग्नीसीमिया देखने को मिल सकता है, मैग्नीशियम का बॉडी लेवल कम हो जाएगा, एल्कलोसिस देखने को मिल सकती है। ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा बॉडी में, डिसलिपिडीमिया देखने को मिल सकता है, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स कहाँ कहाँ पे वर्क करती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या है, मैनिटोल कितना देंगे 250 mg/ml, और ग्लिसरॉल 0.5 ग्राम पर केजी। ठीक है, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स याद रखना है कौन सी है, मैनिटोल एंड ग्लिसरॉल। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये इनहिबिट करती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, क्या करेगी, मेडुलरी टोनिसिटी, मतलब जो लूप ऑफ हेनले की टोनिसिटी है उसको डिक्रीज करेगी, एक्सक्रीशन ऑफ केटायंस एंड एनायंस, मतलब जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं उनको क्या करेगी, एक्सक्रीट आउट करेगी। ठीक है, तो इनको हम कौन कौन से केसेस में दे सकते हैं, तो इंट्राओकुलर प्रेशर जब बड़ा हो, ग्लोकोमा के केस में दे सकते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने के लिए, आईसीपी बड़ी हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बड़ा हो, जो केस है सेरेब्रल एडिमा का, उसमें दे सकते हैं। मेनिंजाइटिस में भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, इंसेफेलाइटिस में भी बढ़ जाता है, उन सब केसेस में दे सकते हैं। रीनल फेलियर हो उसमें दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं देना है, तो अगर सेरिब्रल हैमरेज हो गया हो, अगर ब्रेन में कोई हेमरेज का कंडीशन है, ब्लीडिंग का कंडीशन, उस केस में नहीं देना है। और एडवर्स क्या होता है, ये ऑस्मोटिक डायरिया कराती है। ये क्या करती है ऑस्मोटिक डायरेटिक, इंटेस्टाइन मोटिलिटी। ठीक है, इंटेस्टाइन मोटिलिटी मतलब मूवमेंट को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक डायरिया होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो क्या है, थियाजाइड्स। थियाजाइड्स क्या करते हैं, ये भी इनहिबिट करते हैं सोडियम क्लोरीन चैनल सिम्पोर्टर को, कहाँ पे, डीसीटी एरिया में और कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग टिब्यूल एरिया में। ये क्या करेंगे, यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाते हैं। ठीक है, यूरिन को क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड बनाएंगे, जैसे कि डिक्रीज द पॉजिटिव फ्री वाटर क्लियरेंस। ठीक है, पॉजिटिव फ्री वाटर क्लियरेंस को डिक्रीज करेंगे और यूरिन को कंसंट्रेट बनाएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, जीएफआर को अल्टर करते हैं, जीएफआर को कम करते हैं और यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे, क्लोरथियाजाइड एंड हाइड्रोक्लोरथियाजाइड। इनके नाम के आगे इनकी जो ड्रग होगी उसके नाम के पीछे सफिक्स में क्या लगेगा, थियाजाइड्स। ठीक है, तो हम इजीली समझ जाएंगे कि ये थियाजाइड की ड्रग्स है। तो क्लोरथियाजाइड कितने डोज में देते हैं, 10 to 20 ml, और हाइड्रोक्लोरथियाजाइड 12.5 मिलीग्राम। कब देंगे थियाजाइड्स, हाइपरटेंशन के केस में, डायबिटिक इंसिपिडस के केस में, हार्ट फेलियर हुआ है, कैल्शियम स्टोन्स हुए हैं किडनी में, ऐसे केसेस में हम क्लोरथियाजाइड्स दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब नहीं देना है, तो एन्यूरिया हुआ है, मतलब 100 ml से कम यूरिन पास हुई है। ठीक है,
सल्फोनामाइड पर डे, ठीक है। सल्फोनामाइड एलर्जी है उस केस में हमें नहीं देना है। एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? हाइपोकैलीमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपरकैल्शियम एंड हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। बेसिकली ये क्या करती है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कराती है एडवर्स इफेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, ये कहाँ पे वर्क करती है? डीसीटी सीटी में वर्क करती है, ठीक है। और ये क्या करती है? पोटेशियम आयंस को प्रिजर्व करते हैं, मतलब रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं पोटेशियम आयन का, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर, जो कि हमने रास इनहिबिटर्स में पढ़ा था, बेसिक नेचर के होते हैं। इनको एग्जांपल्स क्या है? एमिलोड एंड ट्राइमेट्रिन। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं, जिसको हम स्पाइरोनोलैक्टोन भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? कितनी डोज में देंगे? 20 mg। कब देते हैं हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स? तो हेपेटिक सिरोसिस में दे सकते हैं, मतलब लिवर सिरोसिस, क्रोनिक हार्ट फेलियर में दे सकते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में दे सकते हैं, और हाइपरटेंशन में भी दे सकते हैं, ठीक है। कब नहीं देना है? तो एडिसन डिजीज हुई है अगर, तो उस टाइम में हमें नहीं देना है क्या? पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। ड्रग इंटरेक्शन क्या होगा डायरेटिक्स का? तो जो हमारी थियाजाइड्स हैं और जो लूप डायरेटिक्स हैं, ये जो डिजिटैलिस ड्रग्स होती हैं, ठीक है, आइनोट्रोपिक ड्रग जिसको हम डिजिटैलिस भी कहते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ा देती है, ठीक है। बाय कॉजिंग क्या? हाइपोकैलियमिया करती है और हाइपोमैग्नीसियमा मैग्नीसीमिया करती है, मतलब पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का बॉडी में लेवल लो कर देती है, जिसकी वजह से डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। लूप डायरेटिक्स क्या है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब लीवर की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देती है, साथ ही साथ ओटोटॉक्सिसिटी बढ़ा देती है अगर, ठीक है, अगर ये अमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग्स के साथ दी जा रही है तो, ठीक है। लिथियम टॉक्सिसिटी भी बढ़ा देगी डायरेटिक, अगर डायरेटिक लिथियम डायरेटिक्स के साथ दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमें कब कब नहीं देना है डायरेटिक्स? कौन कौन से ड्रग को एक दूसरे के साथ नहीं देना है? तो डायरेटिक्स को डिजिटालिस, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, एंटीबायोटिक्स एंड लिथियम के साथ नहीं दिया जाता, ठीक है, क्योंकि ये उनकी एक्टिविटी और टॉक्सिसिटी को बढ़ा देती है, ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, एंटी डायरेटिक्स ड्रग, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था डायरेटिक, अब हम पढ़ेंगे एंटी डायरेटिक। डायरेटिक मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि यूरिन वॉल्यूम को बढ़ा दें, और एंटी डायरेटिक मतलब ऐसे ड्रग्स जो यूरिन वॉल्यूम को कम कर दें, ठीक है। तो जो हमारी एंटी डायरेटिक ड्रग है वो दो टाइप की है, ठीक है। पहली है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और दूसरा है थियाजाइड्स, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा था थियाजाइड्स क्या करते हैं? यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाते हैं, इस वजह से इनको कहाँ पे यूज किया जाता है? एज अ डायरेटिक भी और एज अ एंटी डायरेटिक भी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एंटी डायरेटिक ड्रग वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन यूजुअली हमारी बॉडी में रिलीज होता है कहाँ से? पोस्टीरियर, हम्म पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं। ये क्या होता है? ये हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का तो अलग फंक्शन है, पर वैसोप्रेसिन का क्या फंक्शन है? एंटी डायरेटिक हार्मोन का, ठीक है। ये क्या करते हैं? डायरेसिस को डिक्रीज करते हैं, मतलब यूरिन आउटपुट को कम करते हैं, ठीक है। तो ये कब रिलीज होते हैं? जब बॉडी डिहाइड्रेट की कंडीशन में होती है, जब बॉडी से बहुत ज्यादा वॉल्यूम लॉस होता है, फ्लूइड वॉल्यूम लॉस होता है, उस टाइम पे हमारे एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, रिलीज होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये नेफ्रॉन पे जाके एक्ट करके हमारे एक्सेस जो एक्सेस जो वाटर लॉस हो रहा था उसको रीअब्सॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कब रिलीज होंगे? सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी और डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ ईसीएफ। जब ईसीएफ वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, डिहाइड्रेशन का केस होगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा, उस टाइम पे एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है। बेसिकली एंटी डायरेटिक हार्मोन 3 रिसेप्टर पे काम करते हैं, V1 रिसेप्टर, V2 रिसेप्टर और V3 रिसेप्टर, ठीक है। तो V1 रिसेप्टर क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसो कंस्ट्रिक्शन। जो ड्रग हम वैसोप्रेसिन आर्टिफिशियल ड्रग देंगे, वो V1 रिसेप्टर पे जाएगी तो क्या फंक्शन करेगी? वैसो कंस्ट्रिक्शन कराएगी, मतलब ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगी, सिकोड़ सिकोड़ देगी, ठीक है।
नेक्स्ट है V2 रिसेप्टर। V2 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? CD में, इन किडनी। CD मतलब कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग टिब्यूल, किडनी के कलेक्टिंग डक्ट या फिर कलेक्टिंग टिब्यूल में प्रेजेंट होते हैं। और क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये एक्वापोरिन चैनल, मतलब वो जो वाटर चैनल्स होते हैं उनको ओपन कर देते हैं एंड रिलीज ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर्स, कोएगुलेशन फैक्टर्स को भी रिलीज कर देते हैं। अब जब वाटर चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो एक्सेस वाटर में, एक्सेस अमाउंट में हम वाटर को रीअब्सॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है। और V3 जो होगा, V3 रिसेप्टर ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा किसके रिलीज में? एल्डोस्टेरॉन के, एल्डोस्टेरॉन के रिलीज में हेल्प करेगा। तो ये क्या होगा? ये सोडियम को रिटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये 3 रिसेप्टर्स हैं, V1 रिसेप्टर, V2 रिसेप्टर, V3 रिसेप्टर। V1 रिसेप्टर वैसो कंस्ट्रक्शन के लिए हेल्प करेगा, V2 रिसेप्टर्स एक्वापोरिन चैनल्स को ओपन करेगा एंड V3 रिसेप्टर्स क्या करेंगे? एल्डोस्टेरॉन को सिक्रेट करेंगे जिसकी वजह से सोडियम रिटेन्ड होगा, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल होंगे एंटी डायरेटिक हार्मोन के या फिर एंटी डायरेटिक ड्रग्स के? वेसोप्रेसिन के, आर्टिफिशियल वेसोप्रेसिन, तो फर्स्ट है डेस्मोप्रेसिन जो कि हम डोज कितने में देंगे? 0.05 mg। और सेकेंड है फेलिप्रेसिन जो कि कितना डोज देंगे? 0.03 IU इंटरनेशनल यूनिट। ये हमारी शॉर्ट एक्टिंग होती है और फेलिप्रेसिन को हम एज इन लोकल एनेस्थीसिया भी यूज करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड ड्रग है हमारी लाइप्रेसिन। क्लियर? कब कब देते हैं हम एंटी डायरेटिक हार्मोन या एंटी डायरेटिक ड्रग्स? सो डायबिटीज इंसिपिडस हुआ है जब बॉडी से एक्सेस अमाउंट में वाटर जा रहा है, बेड वेटिंग होती है, ठीक है, एन्यूरेसिस की कंडीशन में, हीमोफीलिया की कंडीशन में भी हम देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब नहीं देना है? तो इस्केमिक हार्ट डिजीज हुई है या फिर हाइपरटेंशन का केस है, उस टाइम में हमें नहीं देना है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? जब बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हमारी जो ये ड्रग है एंटी डायरेटिक, वो क्या कर रही है? रिटेन कर रही है सोडियम को, ठीक है, V3 रिसेप्टर के थ्रू। तो क्या करेगा? जब ज्यादा सोडियम बॉडी में रिटेन्ड होगा तो क्या कॉज करेगा? हाइपरटेंशन। तो ये उसका एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एलर्जी कॉज कर सकता है, नोजिया, डायरिया, सॉरी नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सब कॉज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वैसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? बाइंड्स टू वैसोप्रेसिन रिसेप्टर, वैसोप्रेसिन रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे और वैसोप्रेसिन का एक्शन रोक देंगे। क्या एग्जाम्पल है? लिग्जावेप्टेन 50 mg, ये क्या है? सेलेक्टिव V2 एंटागोनिस्ट है, मतलब वैसोप्रेसिन रिसेप्टर 2 पे ही वर्क करेगी, जिसका क्या काम था? एक्वापोरिन चैनल्स को ओपन करना, उसको उस पे एक्ट करेगी तो एक्वापोरिन चैनल्स ओपन नहीं होंगे और क्या होगा? वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट है रेक्लोवैप्टेन 400 mg, ये क्या है? सेलेक्टिव V1 एंटागोनिस्ट, वैसोकंस्ट्रिक्शन होना रोक देगी, ठीक है। इंडिकेशंस क्या क्या है? हाइपरनेट्रीमिया, बॉडी में सोडियम का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्रोनिक हार्ट फेलियर, मतलब बढ़ा हुआ होगा तब देना है, क्रोनिक हार्ट फेलियर में देना है। लीवर सिरोसिस हुई है, उस टाइम पे हम वैसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। सीवियर इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SIADH डिजीज भी कहते हैं, सीवियर इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी वैसोप्रेसिन होती है वो अल्टर, मतलब अब नॉर्मली अमाउंट में रिलीज होने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर कंडीशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लास है जो कि हम यूरिनरी सिस्टम में पढ़ते हैं, ड्रग्स देते हैं, वो है यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स। कितने होते हैं? 3, ठीक है। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, मिथामाइन मेंडेलेट एंड नैलिडिक्सिक एसिड, ठीक है। फिर से रिपीट करिए, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, मिथामाइन मेंडेलेट एंड नैलिडिक्सिक एसिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नाइट्रोफिरेंटोइन। नाइट्रोफिरेंटोइन कौन सी ड्रग है? कौन सी क्लास की? यूरिनरी एंटीसेप्टिक। क्या मैकेनिज्म है? ये क्या करती है? एंटीसेप्टिक मतलब होता है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना या फिर उनको किल करना। तो जो हमारी नाइट्रोफिरेंटोइन होती है वो क्या करती है? बोथ है, बैक्टीरियासाइडल भी, मतलब बैक्टीरिया को किल भी करती है, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक भी है, मतलब बैक्टीरिया को की ग्रोथ को स्टॉप भी करती है, ठीक है। ये यूजली काम कैसे करते हैं? तो ये जो बैक्टीरिया होता है उसके DNA, जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। डोज कितना देंगे? तो अगर हम UTI का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो चुका है और ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो हम कितना डोज में देंगे? 5 से 7 mg पर kg पर डे देंगे,
ओरली देंगे और 4 डिवाइडेड डोज में देंगे, ठीक है, फॉर 7 डेज। अगर यूटीआई प्रोफाइलैक्सिस में दे रहे हैं, ठीक है, तो हम कितना देंगे, 1 to 2 mg/kg एट बेड टाइम, सिर्फ बेड टाइम पे देंगे, ठीक है। इंडिकेशन क्या है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक देना ही कब होता है, जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होंगे, कब कब नहीं देखना है, तो अगर एन्यूरिया हुआ है, ठीक है, ओलिग्यूरिया हुआ है, या नियोनेट्स हैं, या प्रेगनेंसी है 38 to 42 वीक्स की, उस टाइम पे हमें यूरिनरी एंटीसेप्टिक नाइट्रोफेरेंटोइन नहीं देनी है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, तो नौजिया हो सकता है पेशेंट को, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया देखने को मिल सकता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन देखने को मिल सकता है, एंड एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है यूरिनरी एंटीसेप्टिक की, मेथामिन मेंडेलेट, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, यूज व्हेन लॉन्ग टर्म थेरेपी इज रिक्वायर्ड, ये तभी हम यूज करते हैं जब हमें लंबे समय तक की थेरेपी चलानी होती है, ठीक है। ये क्या करेगी, डिकम्पोज हो जाती है स्लोली यूरिन में, और पीएच कितना हो जाएगा, 5.5। क्यों, क्योंकि ये रिलीज कराएगी किसको, फॉर्मल्डिहाइड को, और जिसका एक एक्शन क्या होता है, बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरिया को किल करने का, ठीक है। तो बेसिकली मेथामिन मेंडेलेट क्या करती है, खुद डायरेक्ट एक्शन नहीं करती, ये डिकम्पोज होके फॉर्मल्डिहाइड सिक्रेट करती है, जो कि एक्शन करता है एज एन एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। डोज कितना होगा, अगर 6 साल से कम उम्र का बच्चा है तो 18.4 mg/kg हम देंगे एवरी 6 आवर्स। अगर 12 ईयर्स से ऊपर के हैं तो 1 ग्राम देंगे, अगर 6 to 12 ईयर्स के बीच का है तो 0.5 to 1 ग्राम देते हैं डोज में, ठीक है। इंडिकेशन क्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब कब नहीं देना है, तो रीनल फेलियर का केस है या हेपेटिक इनसफिशियंसी हुई है, उस टाइम पे हमें मेथामिन मेंडेलेट नहीं देना है। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, हेमाचूरिया देखने को मिल सकता है, मतलब यूरिन में ब्लड आ सकता है, पेनफुल मिक्टुरेशन देखने को मिलेगा अगर हम ये इस ड्रग की हाई डोजेस देंगे, और यूरिन का कलर क्या हो सकता है, पिंक, ठीक है, पिंक यूरिन कलर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नालेडिक्सिक एसिड, ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट यूरिनरी इंटरसेप्टिक ड्रग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये मोर पोटेंट है, ज्यादा अच्छे से काम करेगी अगर जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। इसका दोनों ही एक्शन होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक का भी और बैक्टीरियोसाइडल का भी। ये क्या करती है, डीएनए से बाइंड करती है और आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फर्दर ग्रो नहीं कर पाता है और एक टाइम के बाद वो मरने लगते हैं, ठीक है। एडल्टमेंट का डोज कितना होगा, 2 टैबलेट देंगे, 1 ग्राम इन एवरी 6 आवर, पर 7 दिन के लिए देंगे। तो उसके बाद हम इसकी टैबलेट क्या कर देंगे, 1 टैबलेट कर देंगे जो कि 500 mg की होगी, और हर 6 घंटे में देना है अगर क्रोनिक इन्फेक्शन चल रहा है तो, ठीक है। चिल्ड्रन में कितना देंगे, 55 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से, 4 इक्वल डिवाइडेड डोज में 3 महीने के लिए, ठीक है। इंडिकेशन का होगा, कब देना है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है तब देना है। कंट्रा इंडिकेशन क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है, या प्रीवियस कोई सीजर डिसऑर्डर है, या फिर एपिलेप्सी का कंडीशन है, या फिर 3 महीने के अंदर के बच्चे हैं तो उनको हमें नहीं देना है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है, चेस्ट टाइटनेस देखने को मिल सकता है, बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, और कन्वर्जन डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन, हमें क्या करना है, नालेडिक्सिक एसिड को कभी भी थियोफाइलिन के साथ नहीं देना है, क्योंकि थियोफाइलिन का एक्शन ये कम कर देती है, हमें हेमरेजिक कोलाइटिस इंक्रीज करा सकती है अगर हम ये देंगे तो, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट्स ऑफ वारफेरिन इंक्रीज हो सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूरिनरी एल्कलाइज एसिडिफायर्स एंड एल्कलाइजर्स, मतलब ऐसी ड्रग्स जो यूरिन को एसिडिफाई बनाए, मतलब एसिड यूरिन के जो पीएच है उसको एसिडिक करे, एंड एल्कलाइजर्स मतलब यूरिन के पीएच को बेसिक करे, ठीक है। तो जो यूरिनरी एसिडिफायर्स है वो कौन कौन से हैं, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड फेनिजोपायरिडीन, ठीक है। कौन कौन से यूरिनरी एसिडिफायर्स हैं, अमीनो क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड फेनिजोपायरिडीन। क्या एक्शन होगा, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर हुआ है तो जो यूरिनरी एसिडिफायर्स है उसको वो ठीक कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस करते हैं पीएच लेवल को जो कि एलिवेट हुआ होगा, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करते हैं, और
यूरिनरी अगर एंटीसेप्टिक अगर एसिडिक मीडियम मतलब यूरिनरी एसिडिफायर्स के साथ दी जाए तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक का जो फंक्शन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन आयन यूरिन में बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से यूरिन कैसी हो जाती है, एसिडिक नेचर की। कितने डोज में देंगे, 4 से 12 ग्राम पर डे, 6 आवर्ली देंगे डिवाइडेड डोज में। और चिल्ड्रन में दे रहे हैं तो 75 mg पर केजी पर डे देंगे 4 डिवाइडेड डोज में। इंडिकेशन क्या होगा, एसिडिफाई करेंगे यूरिन को। एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज भी होती है, माइल्ड डायरेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा, रीनल डिसफंक्शन में नहीं देना है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तब नहीं देना है, और इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन है तब नहीं देना है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे, टिटनी देखने को मिल सकता है, मतलब मसल स्पैज्म देखने को मिल सकता है, रैशेज आ सकते हैं बॉडी में, सीजर देखने को मिल सकता है, मेंटल कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। अगर अमोनियम क्लोराइड की पॉइजनिंग हो जाती है तो बॉडी कैसी हो जाएगी, पेल अपीयरेंस, पूरी बॉडी पेल पड़ जाएगी, इरेगुलर ब्रीदिंग देखने को मिलेगा, कन्वर्जन देखने को मिलेगा, और पेशेंट कैसा हो जाएगा, अनकॉन्शियस। नेक्स्ट, एस्कॉर्बिक एसिड, डोज कितना होगा, 4 से 12 ग्राम पर डे डिवाइडेड डोज होगा, और अगर चिल्ड्रन में दे रहे हैं तो 500 ग्राम 6 to 8 आवर्ली देना है। इंडिकेशन क्या क्या होगा, स्कर्वी अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हुई है, यूरिनरी एसिडिफिकेशन है, या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन अगर हमें देना है तो हम एस्कॉर्बिक एसिड का यूज कर सकते हैं। क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, तो यूरेथ्राइटिस हो सकता है, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो सकता है, डिसयूरिया देखने को मिल सकता है, क्रिस्टल यूरिया देखने को मिल सकता है, मतलब यूरिन में क्रिस्टल कास्ट प्रेजेंस हो सकते हैं, और हाइपर यूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ सकता है ब्लड में। नेक्स्ट है हमारा यूरिनरी अल्कलाइजर्स, मतलब ऐसे ड्रग्स जो यूरिन के पीएच को बेसिक बनाए। ठीक है, क्या क्या क्लासिफिकेशन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसिडेट, सोडियम सिट्रेट एंड पोटेशियम सिट्रेट। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसिडेट, सोडियम सिट्रेट एंड पोटेशियम सिट्रेट। ये क्या करेंगे, यूरिन को अल्कलाइज करेंगे, बेसिक बनाएंगे। और क्यों हमें ये जरूरी है, क्योंकि कुछ ड्रग्स हमारी बेसिक नेचर में ज्यादा अच्छे से वर्क करती हैं, जैसे कि जेंटामाइसिन एंड कॉट्रिमोक्साजोल। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्शन क्या होता है, ये यूरिन के पीएच को एलिवेट करती है, और कैसे एलिवेट करेगी, तो बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज करके। ठीक है, डोज कितना होगा, 3900 mg देंगे पर ओरल, फॉलोड बाय, उसके बाद क्या देंगे, 13,000 से 2,600 mg इन एवरी 4 आवर्स। कब देते हैं, जब हमें यूरिन को एल्कलाइज करना हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर एलर्जी है तो नहीं देना। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकता है, बॉडी में एडिमा देखने को मिल सकता है, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन हो सकता है, फ्लैटुलेंस देखने को मिल सकता है, और सोडियम का बॉडी में रिटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट है सोडियम सिट्रेट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये एक्सेस एसिड ब्लड का एंड यूरिन का में balance out excess acid in blood and urine by undergoing metabolism to excrete बाइकार्बोनेट आयंस को ये भी रिलीज आउट करते हैं, जिससे कि ये जो एक्सेस एसिड है उसको बैलेंस कर लें ब्लड और यूरिन में। ठीक है, कैल्शियम सेक्रेशन को एक्सक्रीशन को प्रमोट करते हैं। डोज कितना होगा, 10 to 30 ml इन 177 ml, और चिल्ड्रन में कितना होगा, 5 to 15 ml इन 30 to 90 ml। कब देंगे, जब यूरिन को अल्कलाइज करना हो। कब नहीं देना है, तो सीवियर किडनी डिसफंक्शन या ओलिगोरिया के केस में नहीं देना है। क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है, डायरिया देखने को मिल सकता है, मस्कुलर स्पाज्म देखने को मिल सकता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, और स्टोमक एंड पेन, फ्लूइड रिटेंशन देखने को मिल सकता है। हमें ड्रग इंटरेक्शन क्या देखने को मिलेगा, अगर हम सोडियम सिट्रेट दे रहे हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और एम्फिटामिन का एलिमिनेशन डिक्रीज हो सकता है। टॉक्सिसिटी हो क्या देखने को मिल सकती है, अल्कलोसिस देखने को मिल सकता है, टिटेनी देखने को मिल सकता है, और कार्डियक फंक्शन डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है पोटेशियम सिट्रेट, तो 5 to 15 ml देना है पर ओरल 4 डिवाइडेड डोज में डाइल्यूट वाटर में। ठीक है, इंडिकेशन क्या होगा, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस अगर हुआ है तब देना है, किडनी स्टोन डिसऑर्डर्स है उस टाइम पे देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा, सीवियर किडनी इनसफिशियंसी है, या फिर डिहाइड्रेशन हुआ है, एन्यूरिया है, हाइपोकैलीमिया, ऐसे केस में हमें नहीं देना है। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, हाइपरकैलेमिया करा सकते हैं, अल्कलोसिस करा सकते हैं। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन क्या होगा, हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे,
एम्फेटामिन को डिक्रीज करेंगे और पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक एक्शन को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ड्रग्स यूज इन यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, पहला था रास मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म मतलब रास इनहिबिटर्स ड्रग, फिर हमने देखा था डायरेटिक्स, फिर हमने देखा था एंटी डायरेटिक्स, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा था, यूरिनरी एसिडिफायर्स एंड अल्कलाइजर्स। ठीक है, अब हम लास्ट देखेंगे बट नॉट द लीस्ट एसिड ड्रग्स जो कि किडनी को टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उनके कुछ निमोनिक्स है। ठीक है, निमोनिक क्या है, दीज वेरी बैड मेडिकेशंस आर नॉट सेफ इन acute and chronic kidney failures patients and others। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, these very bad medications are not safe in acute and chronic kidney failure patients and others। ठीक है, तो टी से क्या, डी से क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन, वेरी से वैनकोमाइसिन, बी से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, एम से मेथोट्रेक्सेट जो कि कीमोथेरेपी ड्रग है, आर से एसी इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। हमने देखा था कि हेपेटोटॉक्सिसिटी में नहीं देता है। ठीक है, और ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कराती भी है। ठीक है, नॉट से नाइट्रोफेरेंटोइन एंड नसेट्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, सेफ से सल्फोनामाइड्स, इन से इंडिनावेर, एक्यूट से एसाइक्लोवायर जो कि एंटीवायरल ड्रग है। ठीक है, ए से अमाइनोग्लाइकोसेन एंड एम्फोटेसिन आईवी, सी से कीमोथेरेपी सिस्प्लाटिन एंड साइक्लोस्पोरिन, के से पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, फेलियर से फ्रुसामाइड जो कि हमारी रूम डायरेटिक ड्रग है, एंड फ्लोरोक्विनोलोन जो कि एंटीबायोटिक है, पी से फेनफॉर्मिन, अदर्स से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इंटरफेरॉन्स एंड लिथियम। ये सारी ड्रग्स क्या है, ये किडनी को के लिए टॉक्सिक है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी प्रोवाइड करती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट our drugs used in urinary system. So let's discuss some of the nursing responsibility which we have to follow during these drugs or during dealing with these drugs and patients. So first of all, what we have to do, assess the patient conditions. Okay, what is the patient condition? We have to do the history collection, proper physical examination, okay, head to toe examination with the methods of assessment. Then we have to monitor vitals. Okay, we have to monitor the cardinal signs, TPR, BP, and then we have to perform triple check whether the patient, check the patient ID, check the patient with case sheet, and check the patient with verbalization. Then we have to maintain the intake and output chart. We have to maintain how much drug we are giving and how much the urine is passed. Okay, we have to maintain the intake and output chart, how much the drug we are giving, how much the fluid intake the patient is having, how much the food intake patient is taking, and then we have to maintain the output chart also, how much the urine is passed out by the patient. Then we have to administer medication as prescribed by physician, and we have to ensure all the rights, which is not 10 but 16 rights of the patient we have to make sure. And then we have to also assess the color of the patient's urine, the characteristic of patient urine, and the texture and the changes in the urine of the patient. We have to check that also, and we have to check for adverse effect, whether the drug whatever we are giving, the patient is getting any adverse effect. If the patient is getting any adverse effect, we have to immediately we have to stop the medication and inform to the physician. Okay, so this is not all about nursing responsibility. There are so many nursing responsibilities we have to discuss, but this is all about we are going to discuss. So thank you, my students. I hope and I feel that you are all the best for the work you are doing and for the future also, and keep working hard and have a colorful future. Thank you so much for watching Anuradha Nursing Classes. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much, and I hope you like this video, and I hope the further videos you also like. Thank you.